जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सभी पढ़ेंगे प्रश्न क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 को, क्योंकि 1.1 हम समाप्त कर चुके हैं। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला हमारा आ रहा है कि ऋण या अभाज्य संख्या। ऋण या अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे हम वह संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे 2, 3, 5, 7 डैश 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 इस तरह इंफिनिटी तक। मतलब ऋण या अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखेंगे जैसे 2, 3, 5, 7 डैश डैश इस तरह करके बहुत तक। जैसे 2, 3, 5, 7 के आगे हम लिख सकते हैं 9, 2, 3, 5, 7 11, 13, 17 इस तरह करके इन्फिनिटी तो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट नंबर 1 नोट डालेंगे और लिखेंगे नोट नंबर 1। केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि दो क्या है, सम संख्या है, तो यह एग्जाम में वन लाइनर पूछ सकता है कि केवल सम अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे नोट नंबर 1 डालेंगे और लिख लेंगे दो ही सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर में यौगिक या भाज्य संख्या। वह संख्या जो एक या अपने के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। तो लिखेंगे वह संख्या जो एक या अपने के अलावे अन्य संख्याओं से भी कटे। वह संख्या जो एक या अपने के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या। इसका हम देखेंगे जैसे यहाँ पे जैसे में होगा 4, 6, 8, 10 इस तरह करके डैश डैश तक। तो आप सब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसके या फिर लिख लीजिए, इसके बाद फिर अब देखेंगे। तो आइए अब हम सभी देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो इससे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि हम मान जाए कि यहाँ पे 60 हुआ, 60 मीन 60। जैसे यहाँ 60 हुआ, इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर हो जाएगा 15, फिर इसको तोड़ेंगे 3 से हमारा हो जाएगा 5। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। अब इसे हम भाग के रूप में लिखेंगे। आप लिखा नो कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
यह हमारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको हम ऐसे या फिर इसकी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ सूत्र है जिसे हम ध्यान से देखेंगे। सूत्र नंबर, प्रमुख सूत्र, ऐसे करके आप सभी लिख सकते हैं, प्रमुख सूत्र। इस चैप्टर या प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें कुछ एकमात्र सूत्र की आवश्यकता है, जैसे जिसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यह कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम मान लें कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इसका गुणनफल जो होगा ए बी का एचसीएफ गुना ए और बी का एलसीएम। तो इसमें चूंकि हमारा हम देख सकते हैं कि 4 पॉइंट्स हैं, ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम। इसमें कोई एक को नहीं दिया होगा सवाल में और 3 को दिया होगा। इस सूत्र के मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो लुप्त एलसीएम एचसीएफ या फिर ए और बी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए।